गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग ये दूसरा वीडियो देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो की तरह ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव प्रत्येक कॉन्सेप्ट से होगा। ठीक है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट से 2-3 ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं और जब सारे कॉन्सेप्ट से हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बस अंतिम तक अब बने रहिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। कल हम लोग यानी इसके पिछले वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज वाले वीडियो में हम लोग सारे के सारे सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। प्रीवियस ईयर भी कुछ उठाए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। जब आप देखेंगे तो आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और दूसरा मेरे भाई आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक होगा और आप ऑब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक ही नहीं, हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के आसपास जितने ऑब्जेक्टिव उठ सकते हैं या उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो भाई बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने ये रहा। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि आप पढ़े होंगे तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, अपने से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालना है और हम तो बताएंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? चलिए, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो बताइए जल्दी। देखिए, जब भी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछे तो क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखिएगा। क्रिस्टलीय सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड पहचानने का जब भी बात आए तो आप कैसे पहचान सकते हैं ध्यान रखेंगे। आप कैसे पहचान सकते हैं ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले कि याद रखिएगा जिस ठोस का संरचना एकदम बराबर हो, एकदम बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, या जिसमें परमाणुओं का सजावट बराबर हो, या परमाणुओं का सजावट बराबर हो या निश्चित हो। बराबर ना कहकर आप कह सकते हैं परमाणुओं का सजावट निश्चित हो, यानी जिसमें परमाणु एक बराबर सजे हों, सारे परमाणु एक सीधी रेखा में सजे हों, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। या आप एक और तरीका से पहचान सकते हैं इसका एग्जाम्पल देखकर। कैसे पहचानेंगे कोई ठोस क्रिस्टलीय ठोस है? मेरे भाई, क्रिस्टलीय ठोस पहचानने के लिए याद रखिएगा वैसा ठोस जिसका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हो यानी सूत्र हो। जैसे आप नमक को कह सकते हैं, नमक, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, तो इसका सूत्र है तो आप आसानी से कह सकते हैं सर यह क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब बताइए आप और भी कोई ठोस ले सकते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड आप ले सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, अगर कोई कहे कि सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलीय ठोस है तो भाई मेरे इसका सूत्र देखिए। क्या इसका सूत्र संभव है? यस, इसका सूत्र होता है SiC, तो यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, लेकिन क्या कांच क्रिस्टलीय ठोस होता है? कांच मेरे भाई, कांच क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। क्या रबड़ क्रिस्टलीय ठोस होता है? नहीं मेरे भाई, रबड़ भी क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता है। क्या प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस होगा? क्या प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस होगा? नहीं मेरे भाई, ये भी क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। तो कांच, रबड़, प्लास्टिक
इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, तो यह क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। जब इनके परमाणुओं को आप देखेंगे, जब इनके क्रिस्टल देखेंगे, तो इनके क्रिस्टल में परमाणु एक बराबर सजे नहीं होते हैं, एक निश्चित पैटर्न में सजे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन वही सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये नमक हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और इसके परमाणु एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित तरीका से सजे होते हैं मेरे भाई, तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोस होगा। और जो क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा वह अक्रिस्टलीय ठोस होगा। प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है, रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एक कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखकर बताइए, आप यहाँ पे देखकर बताइए मेरे भाई कि इसमें से कौन सा भी ऑप्शन हो सकता है। आप बताइए यहाँ पे देखकर, क्या रबड़ होगा, क्या कांच होगा, क्या साधारण नमक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, रबड़ का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला निश्चित नहीं होता है, इसका मतलब यह अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच, कांच का भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी सूत्र नहीं होता है, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मेरे भाई ये ऑप्शन होगा, ये और ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस पूछा है तो क्रिस्टलीय ठोस ओनली साधारण नमक होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताइए कौन सा ठोस क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है मेरे भाई क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, यानी नहीं है मतलब यह नॉन क्रिस्टलाइन होगा, यह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपको खोजना है इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय नहीं है मतलब वो क्या है, अक्रिस्टलीय है। यहाँ पे देखिए, क्या AlN एल्युमिनियम नाइट्राइल ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये है, ये क्रिस्टलीय है, यानी ये अक्रिस्टलीय नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। NaCl ये साधारण नमक का सूत्र है, ये क्रिस्टलीय है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। चलिए, प्लास्टिक, प्लास्टिक का मेरे भाई कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, कोई निश्चित मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। तो जब प्लास्टिक का कोई निश्चित मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा यानी यह अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर मेरे भाई चाचा जी, सी फॉर चाचा जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन, मेरे भाई इसे बताइए आप लोग, किस प्रकार के ठोस को बीच से काटने पर चिकना पृष्ठ सतह प्राप्त होता है। देखिए, जैसे आप बोले बीच से काटने पर पृष्ठ सतह चिकना प्राप्त हो, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, आप क्रिस्टलीय ठोस अभी देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जिसकी संरचना एकदम बराबर हो, जिसमें परमाणु की सजावट एकदम निश्चित हो। तो सोचिए कोई ऐसा ठोस है जिसके परमाणुओं की सजावट एकदम निश्चित है, बराबर है, तो आप कहीं से भी काटिएगा, आप कहीं से मेरे भाई काटिएगा, आप इधर देखिए, आप जैसे ये परमाणुओं का सजावट है, ये परमाणुओं का सजावट है, एकदम निश्चित सजा हुआ है, एक बराबर सजा हुआ है। तो जब आप कहीं से मेरे भाई, जब आप कहीं से काटेंगे, कहीं से आप काटेंगे बीच से, तो एकदम जहाँ से भी काटेंगे एकदम परमाणु क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका सतह एकदम चिकना प्राप्त होगा। तो बताइए, क्रिस्टलीय ठोस को कहीं से भी काटने से, बीच से काटने पर इनका सतह प्राप्त होता है जो चिकना प्राप्त होता है। लेकिन वही मेरे भाई अक्रिस्टलीय ठोस हो तो अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का सजावट निश्चित नहीं होता है, इसीलिए उसे कहीं से भी काटेंगे तो उसका सतह चिकना प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब आप बता सकते हैं मेरे भाई, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, किस प्रकार के ठोस को बीच से काटने पर चिकना पृष्ठ सतह प्राप्त होता है। यानी ऐसे ठोस जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। अब आपको चूज करना है इसमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। क्या मेरे भाई रबड़ है, क्या कांच है, क्या क्वार्ट्ज कांच है, क्या पॉलीथीन है। चलिए, आपको क्रिस्टलीय बताना है तो रबड़ का मेरे भाई कोई सूत्र नहीं होता है, तरीका वही लगाएंगे, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, यानी ये अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच का मेरे भाई कोई सूत्र नहीं होता है, यानी यह अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ट्ज कांच का मेरे भाई सूत्र होता है, क्वार्ट्ज कांच का सूत्र होता है SiO3, सिलिका बोलते हैं इसे, याद रखिएगा मेरे भाई। तो क्वार्ट्ज कांच का सूत्र होता है, इसका मतलब यह क्रिस्टलीय ठोस है और इसे आप बीच से काटेंगे तो चिकना सतह प्राप्त होगा। ठीक है, क्या पॉलीथीन होगा? मेरे भाई पॉलीथीन का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है,
कितना लोग इसे कहते हैं कि सर ये तो पोलोथीन का सूत्र है, ये पोलोथीन का सूत्र है मेरे भाई, ये पोलोथीन का सूत्र है, लेकिन यहाँ पे निश्चित एन का मान नहीं है। एन का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो इसका सूत्र भी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो पोलोथीन भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर है सी, और सी फॉर मेरे भाई बिल्कुल कैट, सी फॉर कैट। चलिए, तो क्वार्ट्ज कहाँ से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है 4 नंबर, इसका मेरे भाई बताएंगे आप कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। वैसा ठोस जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशाओं में अलग अलग होता है उसे कहते हैं। देखिए, फिर से क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का ये उदाहरण है। याद रखिए मेरे भाई, जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछे तो पीछे आपको कुछ बताए थे, उसमें से एक और बात जोड़ लीजिएगा मेरे भाई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, इनको किसी दिशा में आप देखिए, किसी दिशा में, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा ठोस जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में, तो इनका भौतिक गुण, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी दिशा में अलग अलग होता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होता है क्रिस्टलीय ठोस का, कि क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में अलग अलग होता है। लेकिन वही अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में प्रत्येक दिशा में भौतिक गुण सेम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस है जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में अलग अलग होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में अलग अलग नहीं होता है। तो मेरे भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए फोर, बिल्कुल ए फोर, आओ कभी हवेली पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, NaCl का उप सहसंयोजक संख्या होता है। NaCl का उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक का इंग्लिश होता है मेरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे मेरे भाई इसका इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CN कहते हैं, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको बताना है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखिए भाई, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन आए तो कुछ कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे भाई याद रखेंगे। जैसे आपको कुछ कंपाउंड का, जैसे NaCl, AgCl, KCl, AgBr, AgI, ठीक है, इनका जैसे ZnS, PbS, BeS, ये कुछ का आपको याद रखना है भाई। देखिए, जैसे इनका क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि यदि सोडियम का 6 है और क्लोरीन का 6 है, तो सोडियम NaCl के क्रिस्टल में जब NaCl का आप संरचना देखेंगे तो मेरे भाई NaCl में Na के आसपास 6 क्लोरीन होगा, यानी सोडियम 6 अन्य क्लोरीन से घिरा रहता है। और यदि आप क्लोरीन को ध्यान से देखेंगे 3D संरचना में, तो क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा रहता है, यानी एक क्लोरीन के आसपास 6 सोडियम और एक सोडियम के आसपास 6 क्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसका होता है 6:6, इसका भी होता है मेरे भाई 6:6, इसका भी होता है मेरे भाई 6:6, इसका भी 6:6 और इसका भी 6:6। और भाई अगर ऐसे आ जाता है सल्फाइड वाला, तो इसका होता है 4:4, 4:4 और 4:4। तो इसमें से कोई सा भी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे मेरे भाई, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका कौन सा समन्वय संख्या हो सकता है या कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, इसे समन्वय संख्या भी कहा जाता है, कई नाम है। तो आपसे पूछा है NaCl का उप सहसंयोजक संख्या होता है, तो NaCl का 6:6 होगा। बिल्कुल मेरे भाई, बी ऑप्शन होगा आपका, B4 बाबूजी। यस, B4 बाबूजी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ये बताइए भैया भाई,
सीजियम क्लोराइड का। हाँ, यहीं पे इसका भी लिख लीजिए, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड हो या सीजियम ब्रोमाइड हो, इन दोनों का होता है 8:8, 8:8। ये भाई मेरे याद रखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकें। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीजियम क्लोराइड का समन्वय संख्या, समन्वय संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है या इसे ही उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। बिल्कुल मेरे भाई, B4 अभी आपसे बताए, B4 बाबूजी, बिल्कुल 8:8 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर बताइए। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में बार बार देखने को मिलेगा। BCC एवं FCC क्रिस्टल का समन्वय संख्या, बिल्कुल मेरे भाई, समन्वय संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं या उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको घबराना नहीं है। BCC एवं FCC। अब यहाँ पे मेरे भाई कंपाउंड नहीं दे रखा है, अब यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल का नाम दे रखा है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड फेस सेंटर यूनिट सेल। आपको बताना है इन दोनों का समन्वय संख्या कितना होगा। चलिए फिर से हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, नोट में कहीं लिख लेंगे। आप कॉपी पेपर लेके बैठेंगे ताकि आपको जो चीज़ पता ना हो आप लिखेंगे। जैसे मेरे भाई 4 मुख्य क्रिस्टल होते हैं, एक होता है सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक बोल दीजिए, दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा होता है मेरे भाई FCC फेस सेंटर यूनिट सेल, तीसरा होता है मेरे भाई BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल और चौथा होता है मेरे भाई SCC SCC सिंपल क्यूबिक साधारण क्यूबिक होता है, FCC फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और साइड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। मेरे भाई यदि इनका आपसे कभी पूछ दे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका होता है मेरे भाई 4, FCC का होता है मेरे भाई, FCC का होता है मेरे भाई 12, BCC का होता है मेरे भाई 8 और SCC का भाई कभी पूछते तो याद रखिएगा इसका होता है 6। क्या होता है? 6। तो यदि इसमें से कोई सा भी आपसे पूछे, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा इसमें से कोई सा भी आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप आसानी से बता सकते हैं। बताइए कि BCC एवं FCC क्रिस्टल का समन्वय संख्या कौन होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? क्या 6-12 होगा? BCC का 6 और FCC का 12 नहीं। क्या BCC का 8 और FCC का 12? जी बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा और B4 बिल्कुल मेरे भाई, बड़की भाभी इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर। FCC में परमाणुओं की संख्या होता है, एक और नया क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन, या हर एक क्वेश्चन शानदार है मेरे भाई। सॉलिड स्टेट से इतना क्वेश्चन आता है बोर्ड में और सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और क्वेश्चन की संख्या है मेरे भाई 40। जितना आज कर सके उतना करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब आज कर ले। भले आप रुक रुक के देख लेंगे, आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करके देख लेंगे मेरे भाई, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव को जरूर देखेंगे क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे इसे लिख भी ले जो की पॉइंट्स इसमें है, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। FCC में परमाणुओं की संख्या, अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या पूछा है। जैसे परमाणुओं की संख्या के बारे में मेरे भाई पूछे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए फिर से आ जाइए, FCC, फिर से BCC और फिर से SCC। ये कम से कम एक और सिंपल क्यूबिक आप ले लेंगे, ये 4 तो कम से कम आपको याद ही रखना है भाई। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं परमाणु संख्या कि कितना परमाणु का संख्या होता है। मेरे भाई सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या होता है 1। ये हम लोग जब पढ़ाते हैं इसको, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसे कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं का संख्या होता है 1, FCC में परमाणु का संख्या होता है 4, BCC में परमाणु का संख्या होता है 2 और सिंपल साइड सेंटर यूनिट सेल में होता है 2 मेरे भाई, 2।
याद रखना है, सिंपल क्यूबिक का 1, FCC का 4, BCC का 2 और SCC का 2 होता है। यदि आपको इतनी बातें मेरे भाई याद है, अगर आपको इतनी बातें याद है तो आप आराम से 4 तरह के ऑब्जेक्टिव को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बता सकते हैं आराम से कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। बिल्कुल मेरे भाई आप सही सोच रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 होगा, 4 ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मेरे भाई, C4 चाची, C4 चाची। चलिए यस, 9 नंबर क्वेश्चन उसी के जैसा है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। BCC में परमाणुओं का संख्या बताइए भाई, क्या 4 होता है, क्या 5 होता है, क्या 2 होता है, क्या 1 होता है? अभी हम आपको बताए भाई कि इस BCC में जब भी परमाणु पूछे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको दिख रहा है, निम्न में से किस क्रिस्टलीय ठोस में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? एक ये नया क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में कोई क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, जब भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है तो हाइड्रोजन बंधन का जब भी क्वेश्चन आए मेरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक आप जरूर ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है? H प्लस फोन, FON, H फॉर हेड, फोन। इसको याद रखने का तरीका है हेड और इसे आप याद रखेंगे फोन। जब आपका हेडफोन में जुड़ जाता है तो क्या बनता है? हेडफोन। यानी हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। यदि हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ बॉन्ड बनाता है या तीनों में से एक से अधिक के साथ बनाता है तो याद रखिएगा मेरे भाई, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे आप यहाँ देखिए NH3, यहाँ पे H नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मेरे भाई H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हेड इन फोर में से किसी के साथ जुड़ गया तो मेरे भाई यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? H बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए HF, देखिए यहाँ H फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी मेरे भाई यहाँ पे H बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या NaCl होगा? NaCl में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ हेडफोन तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन नहीं होगा। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, CO2 में कोई H नहीं है तो यहाँ भी नहीं बनेगा। AlN, यहाँ पे N तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं बनेगा। क्या सॉलिड NH3? बिल्कुल मेरे भाई, H यहाँ पे N के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। डी फॉर मेरे भाई, डी फॉर दादाजी, बुढ़ो दादाजी मेरे भाई, बुढ़ो दादाजी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा डी, समझ गए? नेक्स्ट, आयनिक बांध, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, बंद होगा, ये बंद ये नहीं रहेगा, ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा मेरे भाई, बंद होगा। चलिए बताइए, आयनिक बंध निम्नलिखित में से, आयनिक बंध निम्नलिखित में से किस में पाया जाएगा? आयनिक बंध निम्नलिखित में से किस ठोस परमाणुओं के बीच पाया जाता है? यानी बेसिकली आपको आयनिक ठोस के बारे में पूछा है। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? क्या NaCl होगा, क्या ठोस CO2 होगा, क्या रबड़ होगा, क्या प्लास्टिक होगा? चलिए आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी आयनिक सॉलिड आए, जब भी आयनिक ठोस के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, आयनिक ठोस धातु और अधातु के बीच पाया जाता है। जब भी आयनिक ठोस के बारे में पूछे तो धातु और अधातु के बीच पाया जाता है। जैसे NaCl, NaCl में सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। जैसे AgCl, AgCl मेरे भाई सिल्वर धातु है और क्लोरीन अधातु है। जैसे मेरे भाई KCl, पोटेशियम धातु है और यह धातु है।
तो धातु और अधातु के बीच यदि कहीं बॉन्ड दिखे तो उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, यानी वैसा ठोस आयनिक होगा। क्या NaCl होगा? NaCl धातु अधातु यानी ये होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे भी चेक कर लेते हैं। CO2 होगा? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, CO2 नहीं होगा, CO2 नहीं होगा। ये होगा रबड़ होगा, रबड़ का तो सूत्र ही नहीं होता है। प्लास्टिक होगा? नहीं होगा। तो याद रखिएगा यह आयनिक ठोस होता है मेरे भाई। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं घूमने चले। बिल्कुल मेरे भाई, आओ कहीं घूमने चले। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है आप लोग को? आप लोग को यदि वीडियो स्लो दिखे तो आप उसे फास्ट कर सकते हैं। आप कोना में 3 डॉट पे टिक कर और आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ठोस के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है? यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में पूछा हुआ है मेरे भाई। जब भी कोवैलेंट सॉलिड पूछे, जब भी कोवैलेंट सॉलिड पूछे, कोवैलेंट को ही हिंदी में हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोवैलेंट ठोस पूछे तो आपको याद रखना है मेरे भाई, कोवैलेंट ठोस में जो बॉन्ड पाया जाता है, जो परमाणुओं के बीच बॉन्ड रहता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। इसे पहचानने का तरीका क्या है? तो ज़्यादातर केस में आप पहचान सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें कार्बन मिले, कार्बन, तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे कुछ फेमस एग्जाम्पल है, मान लीजिए SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें कार्बन है, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कोवैलेंट। जैसे मेरे भाई B4C बोरॉन कार्बाइड, ये भी ठोस है और ये कार्बन है इसमें, तो कार्बन है यानी इसमें सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। मेरे भाई ऐसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा ठोस है, कौन सा ऐसा ठोस है जो सहसंयोजक है यानी कोवैलेंट सॉलिड है। क्या साधारण नमक है? मेरे भाई साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। इसमें धातु अधातु है यानी आयनिक ठोस है, यह नहीं होगा। क्या सिलिकॉन कार्बाइड है? सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र होता है SiC। मेरे भाई इसमें कार्बन है, इसका मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मेरे भाई ये होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सॉलिड CO2। भाई मेरे जब भी सॉलिड आगे लग जाए, सॉलिड CO2, जब भी सॉलिड आगे लग जाए, सॉलिड किसी गैस के आगे सॉलिड लग जाए, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और इसके आगे सॉलिड लग जाए, इसका मतलब हुआ इसको ठोस किया गया है, इसे संपीड़ित कर कर, इसे ठंडा कर कर ठोस किया गया है। तो जब किसी गैस को या लिक्विड को ठोस किया जाता है यानी ठोस में बदला जाता है, तो वह मेरे भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आणविक ठोस होता है, यानी ये आणविक ठोस होगा, ये ना कि कोवैलेंट ठोस। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर हो गया भाई। वह ठोस जिसमें स्टॉकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। कौन सा ऐसा ठोस है जिसमें स्टॉकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं? देखिए ठोसों में दोष एक कॉमन टॉपिक है और यहाँ से भी बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उठता है, जिसमें सबसे फेमस दो दोष हैं, एक है स्टॉकी और दूसरा है फ्रैंकल। तो कौन सा ऐसा ठोस है जिसमें स्टॉकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है? देखिए मेरे भाई, एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें स्टॉकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं और वो है ऑप्शन नंबर सी, AgBr। याद रखेंगे, AgBr ऐसा एक ठोस है मेरे भाई, AgBr एक ऐसा ठोस है जिसमें दोनों दोष पाया जाता है। कौन सा? AgBr। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 बार 14 हो गया, ये 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। किसमें स्टॉकी दोष पाया जाएगा? इसमें केवल एक के बारे में पूछा है। देखिए जब भी स्टॉकी दोष के बारे में पूछे तो कुछ कंपाउंड याद रखना है मेरे भाई, चाहे कुछ बातें याद रख लीजिएगा जिससे आगे भी आपको ऑब्जेक्टिव बनने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहला बात कि स्टॉकी दोष वैसे ठोस में पाया जाता है जो आयनिक ठोस हो, आयनिक सॉलिड।
तो आयनिक ठोस में ही स्टॉकी दोष पाया जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, इसमें वैसे ठोस में दोष पाया जाता है, वैसे ठोस में इस प्रकार का दोष पाया जाता है जिसमें धातु और अधातु का साइज का अंतर ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। जैसे NaCl, NaCl में धातु अधातु का साइज का अंतर कम होता है, मतलब इसका साइज और इसका साइज लगभग लगभग सिमिलर या थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है। जैसे मेरे भाई KCl हो गया, जैसे मेरे भाई AgCl हो गया, जैसे मेरे भाई AgBr हो गया। ऐसे अगर ठोस आ जाए तो इन सारे ठोस में कौन सा दोष पाया जाता है? स्टॉकी दोष पाया जाता है। एक और बात याद रखिएगा मेरे भाई, इसमें इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उप सहसंयोजक संख्या होता है, वो ज़्यादा होता है यानी अधिक होता है। इनका होता है 6:6, 6:6, 6:6, 6:6, ठीक है। और एक और बात मेरे भाई याद रखिएगा कि यदि किसी ठोस में स्टॉकी दोष पाया जाता है तो उस ठोस का घनत्व, डेंसिटी यानी द्रव्यमान घट जाता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 4 बातें याद रखिएगा। स्टॉकी दोष किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है? आयनिक ठोस में, ठीक है। ये वैसे ठोस में दोष पाए जाते हैं जिसमें धातु और अधातु के साइज का अंतर कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेरे भाई, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो अधिकतम होता है यानी अधिक होता है, ठीक है। जैसे 6:6:6:6 है। और याद रखिएगा, यदि किसी ठोस में ये दोष पाया जाता है मेरे भाई तो उसका घनत्व घट जाता है यानी उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है। तो आइए, किसमें स्टॉकी दोष पाया जाएगा? क्या ZnS है? बिल्कुल नहीं। क्या ZnO है? बिल्कुल नहीं। क्या NaCl है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। NaCl में कौन सा दोष पाया जाएगा? स्टॉकी दोष। यहाँ पे देखिए NaCl। क्या BeS में होगा? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ये ZnS, ZnO, BeS में दूसरा दोष पाया जाता है, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे देखिए। कहाँ गया? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। वैसे ठोस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है जिसके क्रिस्टल में आयनों के आकार का अंतर, यस, वैसे ठोस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है जिसके क्रिस्टल में आयनों के आकार का अंतर होता है। देखिए मेरे भाई, अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए थे, अभी हमको कुछ बताए थे कि स्टॉकी दोष उस प्रकार के ठोस में पाया जाता है जिसमें कि आयनों का, यानी जो धातु और अधातु है, ये आयन्स होते हैं, धातु पॉजिटिव और अधातु नेगेटिव होता है, आयनों के आकार का अंतर कम होता है। तो स्टॉकी दोष उसमें पाया जाता है जिसमें आयनों का आकार का अंतर कम होता है। मतलब जैसे Na और Cl है तो इन दोनों के साइज का अंतर, आकार का अंतर कम होगा। लेकिन यदि आपके फ्रेंकल दोष के बारे में पूछते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, कभी आपको फ्रेंकल दोष के बारे में पूछते, डिफेक्ट के बारे में पूछते, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है मेरे भाई, कुछ बातें याद रखनी है। जैसे पहला बात याद रखिएगा, ये भी दोष आयनिक सॉलिड में ही पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो आयनिक सॉलिड आता है, इसमें जो आयंस होते हैं उनके साइज का अंतर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे ZnS, जैसे PbS, जैसे BeS, इनके साइज का अंतर मेरे भाई, यानी जिंक और सल्फर के साइज का अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि जिंक को और सल्फर का साइज दोनों का देखेंगे तो इसका साइज और इसका साइज में काफ़ी अंतर होता है, एक बड़ा काफ़ी छोटा होता है और एक काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इनका जो मेरे भाई रेशियो होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेरे भाई, बहुत कम होता है, 4:4 होता है। उसमें 6:6 हो रहा था, इसमें 4:4 होता है, 4:4 होगा, 4:4 होगा, याद रहेगा मेरे भाई। और तीसरी बात मेरे भाई याद रखिएगा, इस दोष के कारण ठोस का घनत्व घनत्व उसमें घट जा रहा था, इसमें ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसमें अपरिवर्तित रहता है, यानी ना ठोस का घनत्व बढ़ता है और ना ही घटता है। तो फ्रेंकल दोष यदि किसी ठोस में पाया जाता है तो उसका घनत्व ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ठीक है।
अब बताइए कि क्या लिखा है, इसमें साइज का अंतर कम होता है या ज़्यादा होता है? तो फ्रेंकल दोष में साइज का अंतर ज़्यादा होता है और स्टॉकी दोष में साइज का अंतर कम होता है। अब आप आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे ठोस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंकल के बारे में पूछा है, पाया जाता है जिसके क्रिस्टल में आयनों, आयनों का मतलब होता है धातु और अधातु, धातु और अधातु। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए ZnS, ठीक है। धातु और अधातु के साइज का अंतर क्या होता है, कम या ज़्यादा? फ्रेंकल में कम होता है या ज़्यादा? यस। कम या ज़्यादा? यस। बताइए। ज़्यादा होता है। क्या हो गया भाई? साइज का अंतर क्या होगा? ज़्यादा होगा। साइज का अंतर ज़्यादा होगा। फ्रेंकल दोष में ज़्यादा होता है और किसमें कम होता है? स्टॉकी दोष में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ज़्यादा। ज़्यादा को हम अधिक भी तो कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए वैसा ठोस जिसके आयनों के साइज का अंतर अधिक होता है। अब बताइए, यहाँ पे यही क्वेश्चन है, जस्ट पीछे वाला से रिलेटेड है। वैसा ठोस जिसके आयनों के साइज का अंतर अधिक होता है। तो साइज का अंतर अधिक हो मेरे भाई, तो उसे कौन सा दोष बोलेंगे? फ्रेंकल दोष। बिल्कुल मेरे भाई, B4, बी ऑप्शन होगा, B4, बड़े भैया मेरे भाई, बड़े भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टॉकी तथा फ्रेंकल दोष किस प्रकार के ठोस में पाए जाते हैं? यस, स्टॉकी और फ्रेंकल दोष मेरे भाई, स्टॉकी और फ्रेंकल दोष मेरे भाई आयनिक ठोस में पाया जाता है। पीछे दोनों के बारे में बता चुके हैं, स्टॉकी भी आयनिक में पाया जाता है और फ्रेंकल भी आयनिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 19 नंबर, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल। पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करिए, फलक केंद्रीय फेस सेंटर यूनिट सेल, इसे हम FCC कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो FCC में परमाणु सेल के कोना के अलावा सेल, गलती, चलिए FCC में परमाणु, यहाँ से पढ़िए, ये हो गया FCC, ठीक है। यहाँ इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में FCC कहते हैं। FCC में परमाणु सेल के कोना के अलावा रहते हैं। यस, ये इसके संरचना पर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, यदि FCC के बारे में पूछे कभी, तो FCC में जो परमाणु होता है मेरे भाई, FCC में मेरे परमाणु होता है, FCC में परमाणु होता है, हाँ, FCC में परमाणु जो होता है वो मेरे भाई घन के कोनों के अलावा, यहाँ तो रहता ही है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, सेल के सारे कोना पे रहता है, आठों कोना पर, या आठों कोना पे परमाणु रहता है, आठों कोना पे परमाणु रहता है। और इसके अलावा सभी सतहों पर आता है, यानी ये सतह पर आता है, ये सतह पर आता है, नीचे, साइड में और पीछे और आगे भी, एक आगे भी, ठीक है। तो चूंकि एक घन में 6 सतह होते हैं, तो 8 कोना पर तो परमाणु होगा ही, बाकी 6 सतहों पर परमाणु होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, FCC में आठों कोना के अलावा में परमाणु सेल के कोना के अलावा, कोना पर कितने रहता है? 8 के अलावा कहाँ रहते हैं? तो 6 सतह पर रहते हैं, 6 सतह पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, याद रहेगा। नेक्स्ट, ये बताइए, पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु किस प्रकार सजे होते हैं? पहले तो पिंड केंद्रित क्या होता है ये जानिए। इकाई सेल, यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में परमाणु किस प्रकार सजे होते हैं? क्या 8 कोना और 6 सतह पर, 8 कोना
और 2 सतह पर, 8 कोना और एक बॉडी के केंद्र में, 8 किनारा और एक सतह पर। देखिए मेरे भाई, 8 कोना और 6 सतह पर FCC के परमाणु होते हैं, ठीक है। 8 कोना और 2 सतह पर SCC के परमाणु होते हैं। 8 कोना और एक बॉडी के केंद्र में ये हुआ 20 सीसी का परमाणु सजा होता है, ठीक है। और 8 किनारा और एक सतह पर ऐसा कोई परमाणु और संरचना नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। C4, C4, C4 होता है। C4 क्या होगा भाई मेरे? बिल्कुल मेरे भाई चाचा जी, चाचा जी। चलिए, क्रिस्टल होते हैं, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। ये PYQ से क्वेश्चन है भाई मेरे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। बताएंगे, क्रिस्टल होते हैं। यस, देखिए, दो बातें पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मेरे भाई आप कंफ्यूज नहीं रहना। जब भी पूछे क्रिस्टल कितने होते हैं, क्रिस्टल यहाँ पे पूछा है ना क्रिस्टल, तो जब भी क्रिस्टल पूछे तो मेरे भाई 4 होता है, ठीक है। और जब भी क्रिस्टल सिस्टम पूछे, सिस्टम यानी इसको इंग्लिश में क्रिस्टल तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टल तंत्र। जब भी मेरे भाई मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो उसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। उसकी संख्या 7 होती है। तो केवल क्रिस्टल पूछे तो 4, और जब भी आपसे क्रिस्टल तंत्र पूछे तो 7 होता है। क्लियर? चलिए, याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्या 1 न होगा? नहीं मेरे भाई। क्या 2 होगा? नहीं मेरे भाई। क्या सी होगा? बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 होता है। क्रिस्टल तंत्र की संख्या, सॉरी, क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रावा, रावा को मत, रावा को यहाँ पे ब्रैकेट में डिफाइन किया है ठोस की क्रिस्टल। तो रावा जब भी बोले तो समझिए वो ठोस के बारे में बात कर रहा है। तो रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? मेरे भाई याद रखिएगा, जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन फंसने की बात की जाए या इलेक्ट्रॉन पकड़ लेने की बात की जाए तो याद रखिएगा एक ही दोष होता है और वो है एफ सेंटर, ठीक है, एफ सेंटर। तो रावा में जब भी इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम एफ सेंटर बोलते हैं। इसे बनाइए। बेरावादार ठोस का उदाहरण है। देखिए, आपको जानकारी हम दे दें कि जब भी बेरावादार कहे, पहले तो रावादार समझिए। देखिए, जब भी आपको रावादार बोले तो रावादार को ही हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जब भी आपको बेरावादार बोले तो मेरे भाई इसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब याद करिए, आपको शुरू में ही हम बता चुके हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को आप कैसे पहचानेंगे। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या हीरा होगा? क्या हीरा रावादार ठोस होता है? सॉरी, बेरावादार ठोस होता है? हीरा का सूत्र होता है सी, सी। तो इसका सूत्र है, इसका मतलब ये रावादार होगा, तो ये नहीं होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को भी हम सी से सूचित करते हैं, यानी सी सूत्र होता है इसका, तो ये भी रावादार होगा, नहीं होगा ऑप्शन। नमक, नमक का मेरे भाई सूत्र होता है NaCl, यानी ये भी रावादार है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपसे बेरावादार पूछा है ना। रबड़, रबड़ का मेरे भाई कोई सूत्र नहीं होता है। कोई सूत्र नहीं होना मतलब ये अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस को ही हम बेरावादार ठोस बोलते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। D4 डैडी जी, D4 डैडी जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे बनाएंगे। FCC का पैकिंग प्रभाज होता है। एक फिर से नया क्वेश्चन, और ये एक अलग टॉपिक से है, ये भी एक नया टॉपिक से है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग प्रभाज को हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी ठोस में, किसी भी ठोस में परमाणु के द्वारा घेरा गया स्थान को ही पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी किसी ठोस में परमाणु कितना स्थान में घेरा हुआ है
छेका हुआ है, कितना स्थान कवर किया हुआ है, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और एक टर्म आता है वॉइड्स, जिसे हम रिक्ति कहते हैं। जब भी इसके बारे में पूछे तो किसी ठोस में परमाणु के द्वारा खाली छोड़ा गया स्थान को हम वॉइड्स कहते हैं, यानी रिक्तियाँ बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसे निकाल सकते कैसे हैं, 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन को घटा देंगे तो आपका वॉइड्स आ जाएगा। ठीक है, पहले पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताना है। देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी है, इसे हटाते हैं। जब भी मेरे भाई पैकिंग फ्रैक्शन की बात आएगी, जब भी पैकिंग फ्रैक्शन की बात आएगी तो आपको कुछ क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से क्रिस्टल है, देखिए, पहला FCC, दूसरा BCC, तीसरा HCP, ये 3 याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। FCC मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आता है, एक आता है 2D, एक आता है 2D 2 डायमेंशन, और एक आता है 3D, जिसे 3 डायमेंशन बोलते हैं। ज़्यादातर किताब में 3D का पूछता है। चलिए, FCC का अगर पूछे कि कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसका होता है 74%। और 74% को जब ऐसे बदलेंगे तो 0.74 होगा। ठीक है, BCC का कोई पूछे मेरे भाई तो याद रखिएगा 68% होता है इसका। और कोई पूछे कि बिना परसेंटेज का बताइए तो 0.68। और मेरे भाई HCP 2D का पूछे, 2D का पूछे तो याद रखिएगा 2D का होता है 68% मेरे भाई। और इसका जो बिना परसेंटेज का होगा वो 0.68 होगा। और 3D का पूछे मेरे भाई तो 3D का होता है 74%, यानी 0.74। ठीक है, तो यदि कभी भी पैकिंग फ्रैक्शन पूछे, इसका मतलब हुआ FCC में परमाणु 74% स्थान घेरा हुआ है, यानी 100 में से 74% स्थान घेरा हुआ है, तो जो बाकी स्थान बचेगा वो वॉइड्स होगा। तो जब भी आपसे वॉइड्स पूछे, खाली स्थान पूछे, रिक्तियाँ पूछे मेरे भाई, वॉइड्स को हम रिक्ति कहते हैं। जब भी आपसे रिक्ति पूछे तो याद रखना 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन को घटा देना है 74%। तो बताइए मेरे भाई कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा? यस मेरे भाई 26% बचेगा। ठीक है, और इसे बिना परसेंटेज का लिखना है तो 0.26 लिखना है। ठीक है, अब बताइए FCC का पैकिंग प्रभाज होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल मेरे भाई सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हुआ A4। A4 आप बिल्कुल जानते हैं, फिर से आओ कहीं हवेली पर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, HCP का पैकिंग प्रभाज होता है, FCC का। यहाँ देखिए, एक काम करिए 2D वाला हटा दीजिए, 2D उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 3D वाला याद रखिए ओनली। चलिए, यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 74%। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर C4 चांदनी रात में, चांदनी रात में। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है। अभी मेरे भाई जस्ट पीछे बताए थे कि क्रिस्टल पूछे तो 4 और क्रिस्टल तंत्र पूछे यानी मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, बिल्कुल B4 मेरे भाई, बड़ा भैया, बड़े भैया मेरे भाई, बड़ा भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेवियास जालक की संख्या कितनी होती है? याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ब्रेवियास जालकों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14। ये याद करने वाला चीज है, याद रखिएगा 14 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FCC और BCC में वॉइड्स होता है। वॉइड्स को ही हम इंग्लिश में ऐसे बोल देंगे वॉइड्स, और इसे ही हम हिंदी में रिक्ति बोलते हैं मेरे भाई, रिक्ति बोलते हैं। आप बताइए कि FCC में और BCC में वॉइड्स कितना होगा? चलिए बताइए दोनों में। तो वॉइड्स निकालने का तरीका बताए थे कि यदि आपको पैकिंग फ्रैक्शन याद है तो वॉइड्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे भाई इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%, 74% होता है, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%। अब बताइए 68%, तो इसमें वॉइड्स आपको निकालना है तो
तो 100 माइनस 74 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 26%। और यदि आपको इसमें वॉइड्स निकालना है तो 100 माइनस 68% कर देंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा बताइए मेरे भाई, बिल्कुल 32% आ जाएगा। कितना 32%। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। पहले एफसीसी है और उसके बाद बीसीसी है। तो एफसीसी का होना चाहिए 26 और एफसीसी का होना चाहिए 32। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है टाइपिंग में, मुझे लगता है यहाँ पे 32 होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे भाई बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, 26% और 32%। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। घनाकार क्रिस्टल में बेरिबियास जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में जब भी घनाकार का पूछे तो घनाकार को इंग्लिश में क्यूबिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल में बेरिबियास जालक की संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है 3। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, इसे बताइए। मोनोक्लिनिक में क्रिस्टल में बेरिबियास जालकों की संख्या होती है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में बेरिबियास जालकों की संख्या होती है। कितनी होगी मेरे भाई। आप बेरिबियास जालक को पढ़े होंगे, जहाँ भी आप पढ़े होंगे ठोस, वहाँ पे बेरिबियास जालक पढ़े होंगे। और बेरिबियास जालकों की संख्या होती है 14। ठीक है, जो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं और उन्हीं से बेरिबियास जालक को बनाया जाता है, जिसमें कई सारे क्रिस्टल होते हैं और उनके अलग अलग जालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका लंबा चार्ट होता है। हम एक बार बनाकर डाल देंगे वीडियो अलग से, ठीक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा मोनोक्लिनिक का जब भी पूछेगा तो उसका एक होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इसे बताइए। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स निम्न में से कितने गोलों से घिरा होता है। चलिए वॉइड से क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी वॉइड्स पूछे आपसे, जब भी वॉइड्स पूछे तो वॉइड्स कैसे बनते हैं। आपको पता होगा कि वॉइड्स जो होता है वो गोला के अंदर खाली स्थान होता है, यानी किसी ठोस में गोला के द्वारा यानी परमाणु के द्वारा छोड़ा गया स्थान को वॉइड्स बोलते हैं। देखिए मेरे भाई 3 तरह के मेन वॉइड्स होते हैं। एक को बोलते हैं जो 3 गोलों से घिरा होता है, जो 3 गोलों से घिरा होता है, ये एक परमाणु दूसरा परमाणु। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं अच्छे से। देखिए एक ये गोला ले लीजिए और एक ये गोला ले लीजिए। एक ये गोला ले लीजिए और मेरे भाई एक ये गोला ले लीजिए। देखिए ये 3 गोला से घिरा हुआ है, ये 3 गोला घिरा हुआ है, 3 गोलों से घिरा हुआ है। तो इसके बीच में जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं वॉइड्स, ये खाली स्थान है। और गोला के द्वारा घेरा गया स्थान को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 गोलों से 1 2 और 3 गोलों से घिरा हुआ वॉइड्स जो होता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। इस वॉइड्स को बोलेंगे ट्राइगोनल। ठीक है, तो 3 गोलों से घिरा हुआ वॉइड्स को ट्राइगोनल बोलते हैं। मेरे भाई यदि 4 गोलों से घिरा हुआ अगर आ जाए, 4 गोला से घिरा हुआ है, ठीक है, 4 गोला से, तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया। इसे देखिए मेरे भाई, यदि 4 गोला से घिरा हो, ठीक है, यदि 4 गोला से घिरा हो मेरे भाई, ठीक है, यदि 4 गोला से घिरा हो, इसे देखिए आप, ठीक है, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए कितने गोलों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4। यदि 4 गोलों से घिरा हुआ यदि खाली स्थान आपको दिखे, ये आप ध्यान से देखिए, ये ठीक है, तो ये 4 गोला हो गया और इसके बीच में खाली स्थान है। तो 4 गोलों के बीच में खाली स्थान जो रहता है, इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं मेरे भाई। कौन सा वॉइड्स बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसे हिंदी में हम बोलते हैं चतुष्फलकीय वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति।
वॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, रिक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 गोलों से घिरा होता है और ट्राइंगोनल वॉइड्स 3 गोलों से घिरा होता है। और मेरे भाई यदि कोई पूछ दे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 गोलों से घिरा होता है। 1 गोला, 2 गोला, नीचे 3 गोला और 3 गोला इसके ऊपर होता है 3D में। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 3 गोला ऊपर होता है, 1, 2 और 3, और इसके बीच में जो यहाँ खाली स्थान पाया जाता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसे हम बोलते हैं मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसे हिंदी में अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो 3 गोला से घिरा रहे तो ट्राइंगोनल, 4 गोला से घिरा रहे तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, और 6 गोलों से घिरा रहे तो उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिल्कुल मेरे भाई 4 गोलों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्न में से कितने गोलों से घिरा होता है। जस्ट अभी हम बताएं मेरे भाई, आप बताएंगे इसे कि एक अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा रहता है। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर देंगे इसका। एक अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निम्न में से कितने गोलों से घिरा रहता है। मेरे भाई इसका ऑप्शन होगा कितने, 6, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 6 गोलों से घिरा रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्वेश्चन 32 कर चुके हैं। देखिए इसे बताइए, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। कोऑर्डिनेशन संख्या यहाँ पे इंग्लिश ही दे रखा है, समन्वय संख्या। बताइए कितना होता है, बता चुके हैं पीछे। यस, एचसीपी पूछे तो एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, याद रखिएगा एचसीपी 2 तरह का पाया जाता है, एक 2D होता है और एक 3D होता है। 2D का है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और 3D का है तो इसका 12 होता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नाम लिखा रहे तो आप 3D पढ़ेंगे। ठीक है, 3D का ही मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, बताइए मेरे भाई। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है FCC। ठीक है, याद रखिएगा NaCl हो या KCl हो या सीजियम क्लोराइड हो या AgCl हो, इन सब का क्रिस्टल होता है FCC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीजियम क्लोराइड की संरचना किस क्रिस्टल के जैसा होता है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जस्ट पहले वाला में यहाँ सीजियम क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पे AgBr कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बताइए सीजियम क्लोराइड की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए सीजियम क्लोराइड की संरचना जो होती है वो BCC होती है मेरे भाई, BCC। ठीक है, सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, BCC। सीजियम क्लोराइड या सीजियम ब्रोमाइड, इन दोनों की संरचना BCC होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, FCC क्रिस्टल में किस प्रकार की रिक्ति पाई जाती है। हाँ, FCC में किस प्रकार की रिक्ति पाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन ही थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम बताते हैं। जब भी आपसे FCC के बारे में पूछे, FCC, तो FCC में 2 तरह के वॉइड्स पाया जाता है। एक पाया जाता है टेट्राहेड्रल, जिसे हम चतुष्फलकीय वॉइड्स कहेंगे, रिक्ति कहेंगे, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो FCC में दोनों वॉइड्स पाया जाता है। कोई पूछे HCP में कौन सा वॉइड पाया जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो मेरे भाई इसमें भी टेट्राहेड्रल पाया जाता है, इसमें भी टेट्राहेड्रल पाया जाता है और इसमें भी ऑक्टाहेड्रल पाया जाता है। लेकिन कई बार संख्या पूछ देता है
कि FCC में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है और कितना ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे भाई इसका अगर परमाणु संख्या आपको पता हो, परमाणु संख्या, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होता है वो 2n पाया जाता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n पाया जाता है। इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n पाया जाता है। ठीक है, n मतलब परमाणु संख्या। जैसे FCC की परमाणु संख्या 4 होती है, तो मेरे भाई 4 में 2 से गुणा करिए, 8 होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और n का मान 4 रखिए तो 4 होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यदि HCP में आपसे पूछे तो इसकी परमाणु की संख्या होती है कितनी, HCP की परमाणु की संख्या होती है 6। तो आपसे पूछे HCP में कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल पाया जाएगा, तो n की जगह पे मेरे भाई 6 रखिए तो 6 दूना 12, इसमें 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 रखिए तो इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, एक यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए मेरे भाई, ये काट के होना चाहिए डी नंबर ऑप्शन, A एंड B दोनों। ठीक है, A एंड B बोथ दोनों। तो याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, टेट्राहेड्रल होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा, A और B दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, BCC में किस प्रकार की रिक्ति यानी वॉइड्स पाया जाता है। बताइए। देखिए BCC में जो वॉइड्स पाया जाता है वो ज़्यादातर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FCC क्रिस्टल के लिए इकाई सेल के किनारा की लंबाई a है और परमाणु की त्रिज्या r है, तो दोनों में संबंध बताएं। यानी FCC के किनारा की लंबाई a और परमाणु जो होते हैं कोना पर त्रिज्या r के बीच आपको संबंध बताना है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, आप बता सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑप्शन गलत है शायद, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। हो गया, देखिए हम एक बार निकाल कर चेक करते हैं। ठीक है, एक बार हम निकाल कर चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए तो हमको चाहिए FCC, FCC हमको चाहिए, तो ये हम बना देंगे FCC। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई एक परमाणु यहाँ रहता है, FCC में परमाणु जो होता है, यहाँ पे थोड़ा 3D वाला बनाते हैं ये। हाँ, FCC में परमाणु कहाँ होता है, ये तो गलत हो जाएगा, इसे हटाते हैं। चलिए हम ऐसे ही बनाते हैं, हाथ से ही बना देते हैं। एक परमाणु होता है सारे कोनों पर, FCC है ना, FCC, तो FCC में प्रत्येक कोना पर परमाणु होता है और सभी सतह पर होता है। तो हम एक काम करते हैं, केवल एक सतह के परमाणु को लेते हैं, केवल सामने वाला। ठीक है, तो यदि सामने वाला हम लेते हैं, सामने वाला अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो यदि हम सामने वाला लेते हैं, तो केवल हम एक परमाणु को लेते हैं। जैसे हम केवल सामने वाला सतह को बनाते हैं, तो सामने वाला में परमाणु कहाँ कहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा, सब सटा होगा, ये सटा होगा आपस में, एक परमाणु यहाँ होगा और एक परमाणु बीच में होगा। ठीक है, ये बीच में, और इस सारे परमाणु का साइज बराबर होगा। अब मेरे भाई यहाँ देखिए, आप यदि इस कोना से इस कोना को मिलाते हैं तो यह विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं बन रहा है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। आप देखिए, ये मान लीजिए कि सामने वाला सतह हो गया। ठीक है, और केवल हमको ये परमाणु, ये बीच वाला परमाणु और एक साइड वाला परमाणु, ये बस इतना से हमारा काम हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका क्या हो गया, विकर्ण, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। और इसका साइड कितना है, ए है, इसका साइड मान लेते हैं ए है, और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या आर है। तो यह बताइए, अगर ये सेंटर है तो ये आर होगा, तो ये भी आर होगा, यहाँ सेंटर है तो ये आर, क्योंकि सारे परमाणुओं की त्रिज्या बराबर है। या सेंटर हो गया तो इधर आर तो इधर भी आर, तो ये टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कितनी दूरी हुई, आर 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 आर, यानी 4r, ठीक है, 4r। और यदि यह एक वर्ग है और इसकी भुजा ए है तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो यहाँ विकर्ण की पूरी लंबाई होती है √2a, √2 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2a। अब यहाँ से आपको r चाहिए, तो r बराबर होगा √2a/4। क्या हम इसे 4 को, यहाँ पे देखिए, क्या हम 4 को ऊपर लिख देते हैं √2a, अब 4 को 2 गुणे 2 लिखते हैं, √2 से 2 कटेगा तो √2 बार में, क्योंकि √2 होता है, तो आएगा कितना, ऊपर बचा a और नीचे बचा 2√2, तो 2√2। क्या r बराबर कहीं ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, यहाँ कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो एक डी नंबर ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पे ये काट लेंगे, डी नंबर ऑप्शन में लिख देंगे, डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा r बराबर a/2√2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसे निकालना सिखाया जाता है, आप जब पढ़े होंगे तो सुने होंगे कैसे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। एक क्रिस्टल जिसमें a बराबर b बराबर c और यहाँ पे छूट गया है, चलिए हम दे देते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा = 90 डिग्री है, तो यह किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को दर्शाता है। देखिए ए बी सी ये लंबाई है, और किसका, किनारा की लंबाई है, ठीक है। जो आप क्रिस्टल बनाते हैं, जो मेरे भाई क्रिस्टल आप बनाते हैं, वो क्रिस्टल में किनारा की लंबाई है ये, ठीक है, ये ए बी सी ये किनारा की लंबाई है, और अल्फा बीटा गामा ये एंगल है, दो, देखिए जैसे ये एक भुजा हो गया, तो इसके बीच की लंबा कोण, यहाँ का कोण, और इसके बीच का अंदर का कोण, यानी टोटल 3 कोण होते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, और एक को गामा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का तीनों कितना दिया है, 90 डिग्री। तो कौन सा क्रिस्टल होगा, देखिए ये जो क्रिस्टल होगा वो घनीय क्रिस्टल होगा, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें तीनों सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है, और सभी किनारों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, घनीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, आपको यह क्लास कैसा लगा, निम्न विकल्पों में से किसी एक को चुनकर कमेंट करें। तो यह आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपके लिए है मेरे भाई, बिल्कुल आप जो चाहें कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके लिए है, आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, ठीक है। क्या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर इसका आंसर देंगे। देखिए मेरे भाई, यह यूट्यूब चैनल नया है और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाएं। थोड़ा सा हो सकता है कि कोई कमियां हो मेरे भाई, लेकिन धीरे धीरे सारी कमियों को दूर किया जाएगा, और सारी कमियों को आपके लिए हम दूर करेंगे। लेकिन आप सांस देंगे तो आपके लिए बहुत बेटर ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे, और आगे चलकर आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। जब तक बोर्ड का परीक्षा नहीं आ रहा है, आने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि 16 का 16 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का कुछ हो, चाहे नया ऑब्जेक्टिव हो, सारे कॉन्सेप्ट वाइज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, और आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे भी, ठीक है मेरे भाई। ये केवल 40 ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसके साथ हम बहुत सारी बातें आपको बताए जो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।